मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेज नंबर 9, 10 और 11 पढ़ा रहा हूँ। उपयुक्त रेखा चित्र से पूर्ति की लोच बताएं। तो ये जो रेखा चित्र है, अगर आप देखेंगे तो इसमें पूर्ति की लोच इकाई से कम दर्शाई गई है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जो ओ वाई रेखा है और जो ओ एक्स रेखा है, ओ वाई रेखा से ए एस में मिलाते हुए जब रेखा को नीचे की ओर गिराएंगे तो ओ एक्स रेखा में जो रेखा नीचे की ओर दो को गिरेगी, उसके बीच की दूरी कम होगी तुलनात्मक ओ वाई रेखा के बीच की दूरी से। यानी ओ वाई रेखा में जो दो रेखा है उसकी दूरी और इसकी दूरी कम होगी, ए एस एक्स रेखा में दूरी कम होगी। इसका मतलब होता है पूर्ति की लोच इकाई से कम है। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो आंसर है पूर्ति कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि जब एक मुश्त कर लगाया जाता है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है, ऐसे में पूर्ति को भी घटा दिया जाता है। वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो बाजार संतुलन पर संतुलन, कीमत एवं मात्रा दोनों बढ़ जाती है। आधी की पूर्ति की स्थिति होती है तो आंसर है सप्लाई जो है ग्रेटर देन डी होगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं डी से जो है डी स्मॉलर देन एस। ठीक है, डी स्मॉलर देन एस, या तो ऐसा लिखे या लिखे एस ग्रेटर देन डी, दोनों चलता है। पूर्ति में कमी का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होता है? तो आंसर है संतुलन कीमत में देखिए वृद्धि हो गया, पी से P1 हो गया है और मात्रा Q से Q1 हो गया, अर्थात मात्रा में कमी आ जाती है पूर्ति में कमी से। द्वैधाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है द्वैधाधिकार में 2 विक्रेता होती है। किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, अर्थात वस्तु विभेद पाया जाता है? तो आंसर है एकाधिकारी प्रतियोगिता में। क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कुछ उत्पादक होते हैं जो मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे पंखा। तो पंखा जो है खेतान पंखा भी है, ओरिएंट पंखा भी है, सिन्नी पंखा भी है, मोदी पंखा भी है। तो सारे पंखे हैं, लेकिन उसका नाम, रंग, रूप, प्रकार, उसका ट्रेडमार्क सब अलग अलग होता है, इसलिए वस्तु विभेद पाया जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है J.M. केन्स। जीडीपी एवं एनडीपी में क्या संबंध है? तो आंसर है एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। यानी जीडीपी में मूल्य ह्रास शामिल रहता है, याद रखिएगा, और एनडीपी में मूल्य ह्रास शामिल नहीं रहता है। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, किसका? तो आंसर है ब्रेड का भी है, चपाती का भी है, बिस्कुट का भी है, आंसर हो जाएगा सभी। जीडीपी की गणना में किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर है प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, अर्थात पुरानी कार को जब हम बेचते हैं तो उसका बिक्री मूल्य जो है जीडीपी में शामिल नहीं होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो आंसर है आय विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है, मूल्य वृद्धि विधि से भी की जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। 2016 से किन नोटों का चलन को जो है हटाया गया है? किन नोटों को चलन से हटाया गया है? तो आंसर है प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों को चलन से हटाया, 500 को और 1000 को, यानी 500 के नोट को, 1000 के नोट को चलन से हटा दिया गया। कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो केंद्रीय बैंक कभी भी जनता से जमा स्वीकार नहीं करती है। सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो M1 है। M1 का मतलब होता है जनता के पास जो मुद्रा होती है उसको M1 कहते हैं, वही सबसे तरल मुद्रा होती है। उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरित उपभोग कौन सा है? तो आंसर है C का मतलब होता है कंजम्पशन, है ना, कंज्यूम करना, उपभोग करना, यही है उपभोग फलन। अवसर लागत क्या है? तो आंसर है सभी। त्यागे गए विकल्प का मूल्य भी है, खोया हुआ अवसर का भी मूल्य है, हस्तांतरण भी है, आंसर हो जाएगा सभी। किसी वस्तु की
मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहते हैं।